के शो में पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान 70 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए मुआहदा तय पा गया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 7 अरब डॉलर से तजावुज। एक बार फिर रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर कम होने लगी। बैंकों के मुनाफे पर 40% विंडफॉल टैक्स आयद करने की मंजूरी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। बैंक्स के विंडफॉल गेंस पे फाइनली टैक्स लगा है और इसका इम्पैक्ट तकरीबन 40 से 44 अरब रुपए बैंक्स की इनकम पे आ सकता है। जो फॉरेक्स इनकम बैंक्स की रही है साल 2021 में वो रही है तकरीबन 56 अरब रुपए और साल 2022 में 108 अरब रुपए। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 164.54 अरब रुपए रही है, 164.54 बिलियन रुपीज़। इस पर बहुत शोर हुआ, बहुत आवाज़ें उठी। इसादार साहब ने कहा था कि वो लगाएंगे। फाइनली काबीना की तरफ से ये मंजूरी हुई। ये पीनलाइज करने के लिए हुआ है, ये एडिशनल टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए हुआ है। इस सवाल के साथ साथ कुछ मोडालिटीज़ पर भी सवालात हैं। कुछ बैंक से मेरी बात हुई इस प्रोग्राम से पहले, तो वहाँ क्लैरिटी ये नहीं थी। वो कह रहे थे कि हमने ऑलरेडी 47% इफेक्टिव टैक्स दिया है, तो ये एडिशनल है। ये जो यानी जो 99D के तहत टैक्स लगा है ये एडिशनल टैक्स है, ये क्यूमुलेटिव टैक्स है, यानी ये 3% और देना है या हमें 50% और टैक्स देना है अपनी फॉरेक्स इनकम के ऊपर। और अगर 50% देते हैं तो वो कहते हैं हमारी जो फॉरेक्स इनकम है वो 13% रह जाती है। 87% जो है फिर ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमारी जो फॉरेक्स इनकम के ऊपर आएगा। लेकिन ये बैंक्स ने जो विंडफॉल गेन्स किए दीज आर सब्सटैंशियल, अराउंड 165 बिलियन रुपीज़। और ये तो वो हैं जो बुक्स में हैं। इसके अलावा जो ऑफ द बुक्स हुए, जो पीछे इधर उधर ट्रांजेक्शन हुई, वो अलग है मामलात। उन पर हमने कई बार प्रोग्राम में बात भी की है। और जो मैनिपुलेशन हुई है, जो हालिया दिनों भी हुई थी, जिसकी निशानदेही इस प्रोग्राम में हुई थी कि मैनिपुलेशन हो रही है करेंसी मार्केट में, और अभी भी होती है, हो रही है, मुसलसल होती है। तो उस पर जो स्पेकुलेटर्स फायदा उठाते हैं, बैंक्स उसमें एक बड़ा स्टेक होल्डर होते हैं। इस पर प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से भी खुशखबरी है, लेकिन पहले बैंक्स के विंडफॉल गेन्स पर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब एक सीनियर बैंकर मुमताज़ रह चुके हैं, माहिर मईशत भी हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अहमद चुनाई साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। सर आपका बहुत शुक्रिया स्नेहा देने का। शाहिद सिद्दीकी साहब फरमाए, इज इनफ, बड़ा शॉर्ट सवाल आपसे स्टार्ट करते हैं शाहिद सिद्दीकी साहब। से ये बहुत अच्छा इसलिए किया है कि बैंकों ने सट्टेबाजी करके, मैनिपुलेशन करके, गैर कानूनी हरकतें करके बेतहाशा जो है वो रुपया मुनाफा कमाया था, डॉलर की कदर को गिराकर, रुपये को गिराकर। ये पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होता है। तो अगर हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने ये फैसला किया कि इन लोगों को ज़ाती तौर पर इनके ऊपर जो है जुर्माने आयद करने के बजाय बैंक के मुनाफे में से काट लें, तो मेरे ख्याल से इनको जो है शुक्र अदा करना चाहिए, कि वरना तो ज़ाती हैसियत पर मेरे ख्याल से जुर्माना होना चाहिए था। और इनके जो टैक्स प्री टैक्स है वो तकरीबन 35 से 40% मुनाफा ये कमा रहे हैं, और 3 सालों में दुगना हो गया है। इन हालात में अगर ये लगाया गया है, इसको जुर्माना उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन वो जो मुनाफा गैर कानूनी तरीके से कमाया था उस पर ये इजाफी टैक्स है। ये मेरे ख्याल से सही फैसला है, जो पिछली हुकूमत को करना चाहिए था, नहीं किया, इन्होंने कर लिया, शुक्र करना चाहिए। सही। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि इससे आपने जिक्र किया है कि फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम की वल्नरेबिलिटी, आपने एक्सपोजर का भी जिक्र किया था इससे पहले हमारे प्रोग्राम्स में, तो ये इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करता है, तो आपको फाइनेंशियल सिस्टम, क्योंकि आईएमएफ की भी जो इस वक्त प्रेस रिलीज आई है वो मेरे सामने इस वक्त है, मैं आपके सामने अगर पढ़ भी दूं, इसमें आईएमएफ ये कहता है, building financial sector resilience, continued vigilance is warranted to safeguard the soundness of the banking system. Priorities include addressing undercapitalized financial institutions, ensuring foreign exchange exposures within regulatory limits, and aligning bank resolution and crisis management frameworks with best practices. तो सर ये जो जिक्र है कि रेजिलेंस की जिक्र आईएमएफ कर रहा है, क्यों कर रहा है ये रेजिलेंस का जिक्र, और कोई इसका ताल्लुक है विंडफॉल गेन्स टैक्स से? देखिए, इससे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ना कि अब से कई साल पहले से अमेरिकन बैंक्स और यूरोपियन बैंक वो पाकिस्तान से बैंक अपनी बंद करके बाहर चले गए। बार्कलेज बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, दूसरे बैंक से सब चले गए यहाँ से। वो ये कहते हैं कि आप जो हुकूमत को कर्जे दे रहे हैं वो तो तिजारती बैंकों का काम नहीं है, ये कंट्री रिस्क है। अब इस वक्त जो मेरे पास आदाद शुमार हैं, तिजारती बैंकों ने, कमर्शियल बैंक्स ने, सारी दुनिया में कहीं नहीं हुआ, इन्होंने 21,000 अरब रुपए की सरमायाकारी की है हुकूमत की सिक्योरिटीज़ में, ताकि उनका बजट खसारा पूरा किया जा सके।
और जो कर्जे दिए हैं सनत, तिजारत, ज़राअत, बरामदात के लिए वो 12,000 अरब रुपए हैं। तो दुनिया में और पाकिस्तान में कहीं नहीं होता कि तिजारती बैंक जो है वो 9,000 अरब रुपए ज्यादा दें हुकूमत को। इनका काम तो नहीं है देने के लिए, तो ये एक कंट्री रिस्क है। अब जो संगीन सूरत हाल सामने आई है एक और, वो ये है कि बैंक जो हुकूमत जो टैक्स रेवेन्यूज इकट्ठे कर रही है FBR, आप उसमें से सूबों का हिस्सा निकाल दीजिए, जो रकम बचती है वो उससे सूद 246 अरब रुपया ज्यादा है तो 2022 में, लेकिन 2023 में वो 2400 अरब रुपया ज्यादा हो गया। यानी बैंक FBR का जो टैक्स है अगर उससे सूद नहीं होता बल्कि 2400 अरब ज्यादा है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क कैसे चलेगा? तरक्याती अखराजात है, तनख्वाहें, पूरा मुल्क चलाना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंट्री रिस्क है, और किसी वक्त भी IMF हमसे ये कह सकता है कि अभी तो आप ये कहते रहें कि जी हम बैरूनी कर्जों की रीशेड्यूलिंग करा लें, अब वो कभी अगर आपको ये कहते हैं कि जी आपके ये मुल्की कर्जे जो हैं इनकी रीशेड्यूलिंग करें, ये आप नहीं दे सकते, तो इसमें पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स जो है प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आपकी कमर्शियल बैंक्स क्राइसिस में आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखिए ना 22,000 अरब रुपए दिया हुआ है। डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि हमने एक विंडफॉल गेन टैक्स लगा दिया, ठीक है, लेकिन हमने क्या ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत किया कि ये जो मैनिपुलेशन हुई करेंसी के साथ, जिससे पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा, कारोबारी तबके को नुकसान पहुंचा, ये चीज रिपीट ना हो, तो क्या सेफ गार्ड है ये कि इट विल नॉट रिपीट इन द फ्यूचर? शायद साहब पता ही नहीं, इसलिए कि ये जो हरकतें हैं, अगर मैं आपको बताऊं, कम से कम 4 मरतबा मुख्तलिफ वज़राए ख़जाना ने ये कहा है कि बैंकों ने सट्टेबाजी की है, कानून तोड़ा है, रुपए की कदर गिराई है, हम एक्शन लेंगे, लेकिन कभी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। कम से कम 3 मरतबा माजी में ये हो चुका है, और कुछ न कुछ करके गिव एंड टेक करके ये कहा कि आप हुकूमत की मदद करें और थोड़ा रुपए की कदर बेहतर बना दें, वो सौदा पट गया। वही सौदा अब भी पटा है। इस वक्त हुआ ये है कि आर्मी चीफ को आप क्रेडिट दें, उन्होंने बड़ा जबरदस्त कहा कि क्रैक डाउन करें, उसकी वजह से रुपए की कदर में आर्जी बेहतरी नजर आई क्रैक डाउन की वजह से, लेकिन वो अंडरग्राउंड चले गए हैं, और जो आपके माशी इशारे हैं वो ये बता रहे हैं कि रुपए की कदर मजीद गिरेगी, ऑलरेडी गिर चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों ने फिलहाल जो है खामोशी इख्तियार की है, इसी तरह से जैसे सट्टेबाजों ने की है, हुंडी हवाले के कारोबार करने वालों ने की है। वो हमारा फ्रेमवर्क इतना मजबूत नहीं है, बल्कि बैंकों को ज्यादा एम्पावर। अच्छा, आपने सर कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, मैं इस पे भी बताऊं कि IMF ने ये कहा है कि द फॉरेक्स मार्केट टू रिफ्रेन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस टू इन्फ्लुएंस द रुपी, यानी हमें ये IMF ने हिदायत की है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस नहीं करने जिससे आप रुपये की वैल्यू को इन्फ्लुएंस कर सकें। तो क्या हम अब ये कर सकेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस? उसको अप्रिशिएट तो किया है, लेकिन साथ में ये भी एंड में लिख दिया कि आप ना करें। देखिए, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं, ये तो हम कानून जो तोड़ रहे हैं उनको हम रोक रहे हैं। असल बात ये थी कि आपने मसनूई तरीके से उनको धमकियां भी दी हैं कि आप रुपए की कदर को एक हद से ज्यादा ना गिरने दें, और तो उसकी वजह से ये रुका हुआ है। अगर आप, मैं जो एक सवाल पूछना चाहता हूँ वो ये सवाल है कि जो अभी उन्होंने IMF ने हमारे तारीफ भी की है और उन्होंने ये कहा कि जी आपको ये किस्त मिल जाएगी, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ IMF से भी और हुकूमत से भी और स्टेट बैंक से भी, सिवाय इसके कि स्टॉक एक्सचेंज में एक आर्जी बेहतरी आई है जो कि शायद कायम ना रहे आने वाले महीनों में, और तिजारती खसारे में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन वो तिजारती खसारे में जो बेहतरी है वो 4 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कम करके आई है, बरामदात में नहीं आई। तो आप मुझे कोई एक अशारिया बता दें, कोई एक अशारिया जो कि आदाफ के मुकाबले में बेहतर है, जो खित्ते के मुकाबले में बेहतर है। आज की तारीख हम देखें तो हमारी जो डॉलर की कदर है वो 287 रुपये है, और 12 जुलाई को 276 थी। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम तर क्रैक डाउन के बावजूद आप 12 जुलाई से 10 रुपये 11 रुपये नीचे हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो बरामदात हमारी जो है वो आज तकरीबन 2 अरब डॉलर ज्यादा है 2014 से। तो आपकी बरामदात तो गिर रही है, बरामदात बढ़ नहीं रही। तो तिजारती खसारे में कमी, इंपोर्ट्स का नतीजा क्या हुआ कि हमारा ग्रोथ रेट होगा 2.5%, और खित्ते का है तकरीबन दुगना। हमारा डिस्काउंट रेट 22% है, खित्ते का 6%। हमारी महंगाई जो है 26% है, खित्तों की जो है वो तकरीबन 7% है। तो हम 3 गुना 4 गुना ज्यादा है डिस्काउंट रेट में और महंगाई में, और शरह नमू में आधी है। तो ये तो खौफनाक सूरत की तरफ हम चल रहे हैं कि किस बात की खुशियां मना रहे हैं। मैं सुनना चाहता हूँ कौन सा हरफ बेहतर हुआ है, ये बता दीजिए, सिवाय स्टॉक एक्सचेंज के जो आर्जी है 125 अरब डॉलर की सरमायाकारी तो आने वाली नहीं है। रिकॉर्डिक में जो आपका हिस्सा था, हमने रिकॉर्डिक मजबूरी में दिया था क्योंकि हमारे ऊपर 11 अरब डॉलर का जुर्माना हो गया था, और उन्होंने फिर कहा जी जुर्माना छोड़े, हमारी टर्म्स बेहतर करके हमें दे दें। हमने दे दिया, वरना 11 अरब डॉलर देना पड़ता।
आप उसको अगर दे रहे हैं सऊदी अरब को, तो उसमें कौन सी बड़ी अच्छी सरमायाकारी है? अच्छा शाह साहब, अगर इस पे बहुत सारी बातें जमा हुई, मैं एक जो स्पेसिफिक बात जिस हमने शुरू की थी प्रोग्राम अहमद चौना साहब, आपकी राय, मैंने शाह साहब से पूछा इज दिस इनफ, क्या ये काफी है? बैंक्स ने 165 अरब रुपए कमाए, विंडफॉल टैक्स लगा 40 अरब रुपए का, और वो उस पर भी शोर मचा रहे हैं कि जी मोडालिटीज क्या होंगी, 99D जो ऐड हुआ था बजट के अंदर एडिशनल इनकम के ऊपर, ये एडिशनल है या क्यूमुलेटिव है, और क्या ये जाएगा भी स्मूथली, या इस पे कोई ना कोई एतराज, कोर्ट वोट वगैरह स्टे, ये तो नहीं मामला हो जाएंगे? और इज इनफ, अगर मैं पूछूं आपसे तो? देखिए, इनफ तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। हमारी जो रिसोर्सेज हैं उसको सबको देखना पड़ेगा, और बात यह है कि मैं शाहिद साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि विंडफॉल प्रॉफिट्स हुए हैं, बहुत सारी मैनिपुलेशंस हुई हैं, और अगर मफाद आम्मा में ये टैक्स लगाया जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं नहीं समझता कि बैंकों को भी जो है वो इस मामले पे कोर्ट वगैरह में जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने बड़ी लीनियंसी उनके साथ बरती है और बहुत इनको एक लेवरेज दी हुई है, और उस लेवरेज में जो ट्रेजरी बिल के स्प्रेड्स हैं उस पर जो पैसे वो कमा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। कहीं भी दुनिया में इतना बड़ा जो है वो मार्जिन कहीं नहीं मिलता कि पैसे भी स्टेट बैंक के और पैसे भी दे रहे हैं गवर्नमेंट को और उस पर भी स्प्रेड ले रहे हैं। ये बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि समझ में नहीं आने वाला काम है। लेकिन बहरहाल ये अगर सिलसिला चल रहा है और गवर्नमेंट ने इन पर एडिशनल टैक्स लगाया है और उसकी मोडालिटी ज़ाहिर एक आध दिन में बिल्कुल क्लियर कट आ जाएंगी, तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी डील है या कोई बहुत बड़ा इसमें ये जो इनकी मैंने प्रॉफिटेबिलिटी देखी तो उसका सिर्फ 7% बनता है फॉरेक्स इनकम। उस 7% का भी एक मखसूस 40% आप समझते हैं कि उनकी फॉरेक्स इनकम के ऊपर जो बिल्कुल वही हिट लगेगा, विंडफॉल। लेकिन शोर ऐसा मच रहा है कि जैसे ये इस पर उनकी जो वल्नरेबिलिटी हो जाएगी, रेजिलियंस पे खतरा हो जाएगा। ये तो हमारी एक साइकी है कि जहां हमें टैक्स लगता है चाहे उसको। तो आज मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स थे बैंक्स को लेकर? मैं समझता हूँ कोई सेंटिमेंट वो खराब नहीं थे, सेंटिमेंट वही के वही थे। हम जब ये स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो जहाँ डॉक्टर साहब की मैं एक बात से एग्री करता हूँ कि हाँ ये बैंकों पर टैक्स लगना चाहिए था, बिल्कुल ठीक लगा है और सही मेजर्स हैं। वहाँ ये कहना कि जी स्टॉक एक्सचेंज का जो है ये विंडफॉल वो है और ये भी टेम्पररी है, तो मैं समझता हूँ कि हमें हमारे डायनामिक्स को देखने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क के डायनामिक्स क्या हैं। कभी ये हुआ है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में 50 रुपये डॉलर जो है वो नीचे गिर गया हो? अच्छा, बात आती है कि जी बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूवमेंट इसलिए हो गई है कि जी $4 बिलियन हमारा कम हो गया है इंपोर्ट। तो मैं समझता हूँ कि अगर अननेसेसरी हम इंपोर्ट्स कर रहे थे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और जो खामखा इस मुल्क के ज़र मुबादला पे टैक्सिंग हो रही थी, तो अगर इसको रोक दिया गया है तो ये अच्छी बात तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और तीसरा ये कि इंडस्ट्री का पहिया हम रुकने की बात करते हैं, देखें इंडस्ट्री का पहिया रुका कहीं भी नहीं है, स्लो डाउन ज़रूर हुआ है। और स्लो डाउन होने की बहुत सारी वजूहत होती हैं। सारी दुनिया में जो है वो कहीं डिमांड और सप्लाई में जो है वो तजादात आते रहते हैं, ऊपर नीचे सिलसिला होता रहता है। तो अगर पिछले 4 साल हमारी जो भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं या जो दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं या AOPs वगैरह हैं, उन्होंने एक अच्छे दिन देखे, बहुत अच्छे विंडफॉल प्रॉफिट्स कमाए, तो आज अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके मुल्क की खातिर जो है वो हम अपना एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई वो नहीं ये बताएं कि ये जो विंडफॉल गेन टैक्स है, इसके बाद जो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैं उनसे और मजीद ही पूछूंगा, लेकिन आपसे पहले राय कि क्या ये सेफगार्ड करता है, इंश्योर करता है कि नाउ नॉट अगेन ये दोबारा स्पेकुलेशन या मैनिपुलेशन नहीं हो सकेगी, या इसका दरवाजा बंद करता है, या ये खुली है? दरवाजा तो पाकिस्तान में किसी चीज़ का बंद नहीं होता। लोगों को अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती है, जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर ये काम हो जाएगा। इसमें तो बड़े सख्त एक्शन, पेनल्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। क्या एक्शन होता? जैसे अभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि बैंक के खिलाफ इंडिविजुअली शायद एक्शन हो जाता, आप क्या समझते हैं कि ये अगर लीनियंसी रखी गई है इससे क्या? मैं तो समझता हूँ इसमें बहुत लीनियंसी रखी गई है। ये तो फॉरेन एक्सचेंज के रेगुलेशंस के कंटरवेंशन में काम हुआ है। अगर आप इसकी फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं तो हम तो ये फॉरेंसिक ऑडिट पे नहीं जा रहे, हम कहते हैं टैक्स दे दो और सारी चीजें सही कर लो। यानी फॉरेंसिक ऑडिट इंडिविजुअल बैंक्स का हो? और बिल्कुल जी, वो जब तक ये ऑडिट नहीं होगा हमें सही हक़ाइक़ नहीं पता चलेगा। आपको ये जो फिगर है 164 बिलियन रुपीस की, आपको डाउट है इसके ऊपर कि ये कम अंडर रिपोर्टिंग है या ये ज्यादा हो सकती है? क्या ये तो बुक्स में है ना उनके? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करता until unless we have a forensic audit। जब तक ये फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होगा हमें इस बारे में सही नहीं पता चलेगा। गवर्नमेंट को तो चाहिए था कि जी फॉरेंसिक ऑडिट करवाते, बहुत सारी बातें इसमें आई हैं। कभी आपने ये देखा कि जी डॉलर जो है वो आपका 2-3 हफ्तों के अंदर 100 रुपये बढ़ जाए? किस लिए बढ़ा है, क्यों बढ़ा है,
कौन सी ऐसी पाकिस्तान में आफत आ गई थी या कौन सी पाकिस्तान में जो है वो चीज़ें ख़राब हो गई थी। मैं आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। आप कारोबार के मैदान में तो आए तो आपको पता चलेगा। लेकिन चुनाव साहब, तहकीकात तो हुई थी, उसके बाद ही फिर इसाकदार साहब ने कहा था विंडफॉल गेन टैक्स लगाएंगे, लेकिन ये आप ये कह रहे हैं कि फॉरेंसिक ऑडिट हो, उसके बाद इसाकदार साहब की मैं बात इसलिए नहीं करता कि वो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी। पॉलिटिकल गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और वो बहुत सारे प्रेशर्स में आ जाते हैं। आज जबकि केयरटेकर गवर्नमेंट है और वी हैव अ वेरी न्यूट्रल फाइनेंस मिनिस्टर ओवर देयर, जिनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं होना चाहिए, तो फिर मैं समझता हूँ कि जो हमारे पास सिलसिले हैं, जो ये बैंकों के इश्यूज हैं, उसको बड़ा माइन्यूटली देखने की ज़रूरत है। इस पर तो अलग कमीशन भी बनाना चाहिए। तो बैंकर स्टेट बैंक को गवर्नर जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, डू यू एग्री कि आपको समझते हैं कि ये फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए था और ये लीनियंसी हुई है, इसका और ज्यादा सख्त एक्शंस होने चाहिए थे? बिलाशुबा लीनियंसी हुई है। मैं इसलिए कह रहा था कि अगर ये बैंक कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ ये इशारा कर दिया जाए कि आपकी गलत कार्यों के सबूत मौजूद हैं और रुपए की कदर आपने जिस तरह गिराई है मुनाफा बढ़ाने के लिए, ये मईशत में छुरा घोंपा है, तो शुक्र करें कि हमने आपके ऊपर जाती जुर्माने नहीं किए। हम जो है ना ये भी कह सकते थे कि अफसरान को या एग्जीक्यूटिव को नौकरी से निकाल दें और उस पर जुर्माना करें, ये नहीं किया। तो ये मेरा ख्याल है कि बैलेंस शीट क्योंकि स्टेट बैंक ने भी अप्रूव कर दी है। डॉक्टर साहब क्यों नहीं किया? क्या ये लॉबी इतनी स्ट्रांग है? हमने शुगर बैरन्स और हमने इस वक्त दीगर माफिया कार्टल्स का सुना है, क्या हौसला है हुकूमत? अब तो एक हम देख रहे हैं कि सबके खिलाफ ही एक्शन हो रहा है, रियासत एक्टिव है, मुतारिक है, फिर क्यों नहीं हुआ ये एक्शन ताकि आगे के लिए रास्ते बंद होते? पहली बात तो यह है कि जैसे मैंने कहा कि ये पहली दफे नहीं हुआ है। बैंकों ने कम से कम इससे पहले 4 मरतबा मेरे पास रिकॉर्ड पर मौजूद है, हुकूमत ने, वज़ीर खजाना ने कहा कि बैंक सट्टेबाजी में, मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व हैं। बैंकों ने तो यहाँ तक किया कि जो रेमिटेंसेज आती हैं उसमें स्टेट बैंक से फ्रॉड करके, स्टेट बैंक से धोखा करके 5.2 अरब रुपए कमा लिए। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। मगर ये होता है कि फिर एक गठजोड़ हो जाता है, जैसे कि ये मौजूदा हुकूमत कर रही है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जितना इनका क्रैकडाउन है, ये क्यों नहीं करते कि जिन असासे चोरी के असासे हैं जो कि मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जिसकी तफसीलात हुकूमत के पास है, अगर उन लोगों पे हाथ डालें तो मईशत भी दस्तावेजी हो जाएगी। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये तो आर्मी चीफ को आप क्रेडिट दें, उन्होंने डंडा घुमाया तो इन्होंने किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि रुपए की कदर में बेहतरी आई है। हुआ ये था कि जो सट्टेबाजी करके जिस तरीके से खुली मंडी में उसको ऊपर ले जाया गया था, वो नीचे आया है। जहां तक इंटरबैंक का ताल्लुक है, 12 जुलाई को आप देख लीजिए, वो नोट था 276 रुपए का, आज 287 का है। तो ऑलरेडी हम 11 रुपए कम है। वो तो जो आप सट्टेबाजी करके बैंकों ने की थी, मनी चेंजर्स ने की थी, सट्टेबाज खुलेआम कर रहे थे, उसको आसमान पर लेके दौलत कमा ली, अब अंडरग्राउंड चले गए, तो वो ओपन मार्केट फिलहाल चली गई। लेकिन अब चूंकि स्टॉक आपने एक्शन लिया है कुछ इसके खिलाफ इदारों, लेकिन डॉक्टर मैं फिर आपसे पूछूं सवाल कि एक्शन जो हुआ है, आप अगर आप देखें जो एफआईआर कटी हैं वो सारी हैंडलर से खिलाफ, एजेंट से खिलाफ, जो इधर से उधर डिलीवरी कर रहे थे करेंसी की, उनके खिलाफ हो रही थी। जिन्होंने अगर इतने बड़े पैमाने में मैनिपुलेशन की, जैसे एमएच साहब कह रहे हैं कि 100 रुपए ऊपर चला गया, नीचे चला गया, उनकी ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना उनके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है। ये तो सिर्फ छोटे मोटे जो डीलर्स थे, इनके इधर तक ही एक्शन हुए हैं जो एफआईआर हुई। डॉक्टर साहब देखिए, बात ये थी कि हमें समझने की जरूरत है। इसी हुकूमत ने कहा कि 17 सियासतदान ऐसे हैं जो ईरान के साथ तेल की स्मगलिंग में मुलव्विस है, उनके खिलाफ क्या एक्शन हो गया? ये तो देखिए, ये आर्मी चीफ ने जो कुछ किया है, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता दूं कि निगरान वजीर खजाना ने कौमी दौलत लूटने वालों को 2018 में फायदा पहुंचाने के लिए आईने पाकिस्तान तोड़ा था। ये रिकॉर्ड पर है, आप निकाल लीजिए। यानी टैक्स एमनेस्टी खत्म हो गई, जो पार्लियामेंट ने अप्रूव की थी वो खत्म हो गई, और निगरान वजीर खजाना ने उसकी एक्सटेंशन करा दी। अरे भाई, वो तो पार्लियामेंट का काम था उस वक्त भी, उन्हें इसीलिए उनको अब दोबारा लाया गया। अब वो क्या कर रही है कि जो 41 लाख आदमी हैं जिनके असासे हैं चोरी के पैसे से, जिनकी तफसील है, उन पे हाथ नहीं डाल रहे। ये तो आर्मी चीफ ने कहा है। आपने एसेट्स की बात की तो ये भी आईएमएफ ने लिखा हुआ है कि इंश्योर पब्लिक एक्सेस टू एसेट डिक्लेरेशंस फ्रॉम कैबिनेट मेंबर्स एंड अ टास्क फोर्स विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स विल कंप्लीट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द एंटी करप्शन फ्रेमवर्क। तो ये कैबिनेट मेंबर्स के जो एसेट्स हैं, पब्लिक एसेट्स होती है इसकी, और दूसरी बात कि एंटी करप्शन फ्रेमवर्क के लिए इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हायर हो। तो ये शायद पहले भी कह चुका है कि नैब के लॉज चेंज करें आईएमएफ हमें, लेकिन क्या आपको लगता है इस दफा होगा? पता ही नहीं होगा, क्योंकि नैब जैसा करप्ट इदारा है, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, बहुत नाहल करप्ट इदारा है, उनको वाइट क्राइम्स का पता ही नहीं है। दे डोंट नो व्हाट इट इज। मेरे पास रिकॉर्ड है और मैं इसका सबूत ये दे सकता हूँ कि अब तक जितने भी नैब के चेयरमैन आए हैं, चाहे फौजी हों, सिविलियंस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, रिटायर्ड जज हों, सुप्रीम कोर्ट के, सब ने
आदाद और शुमार के ऐसे झूठे और गलत बयान दिए, यहाँ तक कहा कि हमने इतना रुपया कौमी खजाने में जमा कराया है। मैंने 1 दर्जन दफे लिखा है, साबित किया है कि वो कौमी खजाने में तो पैसा आया ही नहीं है। ये तो नैब ऐसा इदारा है जिसका बोर्ड अप्रूव करता है कि जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करा दी है उसको कैश रिकवरी में दिखाते हैं। इसको बंद किए बगैर मुल्क ठीक नहीं होगा। यहाँ तो सवाल नहीं पैदा होता। मेरे पास ऐसी रिपोर्ट्स है फॉरेंसिक ऑडिट की कि जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ सट्टेबाजी हुई है और हुकूमत ने वो जो है वो बंद कर दिया केस। हमारे यहाँ एहतसाब का तस्वुर नहीं है, इसीलिए ये बात यही अगर साथ रहे डॉक्टर साहब, मैं यही सवाल है चुनाव साहब आपकी तरफ, क्योंकि इसमें ये SIFC का जिक्र भी डॉक्टर साहब कर रहे थे, रेकोडेक का जिक्र भी कर रहे थे। तो ये जो 5 माह हो चुके हैं, इन्वेस्टमेंट अभी तक तो नहीं, लेकिन रेकोडेक से कुछ उम्मीदें हैं, फाइनलाइज वैल्यूएशन हो चुकी है कि वहाँ वो इन्वेस्टमेंट हम ड्राइव कर सकें अपने स्टेक बेच के सऊदी अरब को। तो क्या ये जो SIFC है ये मटेरियलाइज हुआ है टाइमली, या अभी बहुत टाइम है मैच्योर होने में? अभी हम स्टेटमेंट जो आ रही है $70 बिलियन अश्योरेंसेज हैं, आर दीज रियली रियलिस्टिक अश्योरेंसेस? देखिए, मैं समझता हूँ बड़ी रियलिस्टिक अश्योरेंसेज हैं जब आप इस बात पे पूछते हैं, और हर चीज़ का एक टाइम लैग भी होता है कि जो प्रोसीजर्स हैं उन सब पे दस्तखत होने, पेमेंट का आना, इन्वेस्टमेंट्स का आइडेंटिफाई होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रातों रात तो नहीं हो सकती, लेकिन ये एक फर्म कमिटमेंट है। और मैं समझता हूँ कि दिसंबर से पहले जो है वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी रकम जो है वो इस मद में आ जाएगी। वो रेकोडेक के मद में आएगी। वो देखिए, रेकोडेक अपनी जगह पर है, SIFC अपनी जगह पर है। 25 सितंबर की शायद उसकी डेडलाइन, उससे पहले रेकोडेक के मद में आएगा। SIFC के तहत वो जो शेयर्स ऑफलोड होंगे तो जाहिर है वो उसके थ्रू भी होंगे। और ये मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये दिन रात काम हो रहा है, मैं कोई गवर्नमेंट की फेवर नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे इसका इल्म है कि जिस तरीके से SIFC के मेंबरान इस काम पे लगे हुए हैं और बग़ैर अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द हम इसमें एक लीप फॉरवर्ड एडवांसमेंट देखेंगे। और जो हम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ एड की बात नहीं है, यहाँ लोन्स की बात नहीं है, यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात है, तो मैं फोर्सी कर सकता हूँ कि बड़ी वाइब्रेंसी है बिजनेस कम्युनिटी के अंदर। और हम ये समझते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो यहाँ पर एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे, यहाँ पर और बहुत सारी इकोनॉमिक का जो है ना साइकिल और पहिया चलना शुरू हो जाएगा। हम तनकीद बराए तनकीद तो अपनी जगह पे करते रहे कि अब तक नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट इन चीज़ों में जो है जो एक प्रोसीजरल टाइम है, वो प्रोसीजर टाइम है। लेकिन जो सवाल अभी डॉक्टर साहब भी रेस कर रहे थे, या जो हम भी समझ रहे हैं कि सिवाय रेकोडेक के और किसी चीज में उतनी नहीं है डेवलपमेंट जो इतनी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि SIFC में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसकी मटेरियलाइज होना जब शुरू होगा दिसंबर में, तो एक बहुत बड़ा काम इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के मफाद में हो जाएगा। ना सिर्फ हमारी ये बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सारी चीज़ें अपनी जगह पर जो है वो आपको बहुत बेहतर नज़र आएंगी। तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। हम स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में ये तेज़ी सिर्फ ऐसे नहीं आ रही कि ये टेम्परेरी तेज़ी है, यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी इस बात को रियलाइज़ कर रही है कि हाँ यहाँ पर जो है वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर होगा इन्वेस्टमेंट का, यहाँ पर जो है वो लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जो एग्जिस्टिंग हमारी इंडस्ट्री है उसका जो PE रेशो है, जब हम 2-3 की बात करते हैं जिसमें हम ट्रेड हो रहे थे, और हम 8-9 हिस्टोरिकली देखते हैं और फिर इंटरनेशनली 12-13 देखते हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। जाहिर है एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, एक ट्रस्ट लेवल नहीं था, लोग ये समझ रहे थे कि जी पाकिस्तान शायद डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान फेल हो जाएगा और ये सारे कागज़ जो हैं, जो शेयर जो हैं वो कागज़ के टुकड़े हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं थी। लोगों ने आज रियलाइज़ कर लिया कि हाँ गवर्नमेंट सीरियस बिजनेस सोच रही है, सीरियस बिजनेस को आगे लेकर आना चाह रही है। और जब हम सीरियस बिजनेस की बात करते हैं तो लोगों का एक इन्वेस्टमेंट माइंड बनना चाहिए। लेकिन आज आप ये देखें, मैं आपको फिर कहता हूँ कि आज आपको हर तरफ से आवाज़ आ रही होगी कि यार स्टॉक एक्सचेंज में कैसे इन्वेस्ट करें, क्या इन्वेस्ट करें, किन स्टॉक्स में हम चलें। अच्छी बात जो मुझे इस पर लगी कि हमने रवायती तौर पे यही सुना है कि सेल्स टैक्स बढ़ गया पेट्रोल के ऊपर, उससे आपने रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया, डीजल पे बढ़ गया, आपने सैलरी क्लास पे टैक्स लगा दिया। ये जो विंडफॉल गेन लगा है एटलीस्ट स्टेप है कि हम ये उनको चार्ज कर रहे हैं जिन्होंने विंडफॉल प्रॉफिट्स कमाए हैं ओवर द 2 years। देखिए मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक है, हमने इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए ठीक है कि देखें किसी न किसी ने तो टैक्स देना है। आपने अगर पाकिस्तान के एक्सपेंस पे यहाँ पे चीज़ों को मैनिपुलेट करके जो पॉलिसीज़ बनी हुई थी, अब मैं उसकी क्रिटिसिज्म में या उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन उन पॉलिसीज़ का एक मैक्सिमम एडवांटेज कारोबारी लोगों को मिला है। और इतना बड़ा एडवांटेज मिला है कि आप अगर खुद कारोबार कर रहे हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ
यहाँ लोगों ने पैसे कितने बनाए हैं और किस मद में बनाए हैं। तो जब ये सूरत हाल हो और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को मैनिपुलेट करके हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारा ट्रेडर, हमारा और इन्वेस्टर जो है वो पैसे बनाता है, तो फिर गवर्नमेंट का भी हक पहुँचता है कि जी कुछ टैक्स के मद में भी दे दो। वो टैक्स के मद में जब आएगा तो गवर्नमेंट को पहिया चलेगा। ये दुनिया भर में विंडफॉल टैक्सेस हुए हैं, एनर्जी प्राइसेस बढ़ने पर, ऑयल प्राइसेस बढ़ने पर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पूरी दुनिया में, यूरोपियन कंट्रीज में हर जगह ग्लोबल प्रैक्टिसेस है। मैं इससे पहले ब्रेक पे जाऊं, डॉक्टर साहब ये मुझे बता दें कि बैंक्स कह रहे हैं हम पे ऑलरेडी सुपर टैक्स लगा हुआ है, हमारा जो इफेक्टिव टैक्स रेट था वो 47% था, ये लग जाएगा तो और बर्डन हो जाएगा। ये जो तौजी और ये जो जस्टिफिकेशंस आ रहे हैं, जवाब आ रहे हैं, आप बतौर खुद एक सीनियर बैंकर जो आप रह चुके हैं, आप समझते हैं ये सही है? मेरे ख्याल से ये ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये जो है ये इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और उनके मुफाद में है, ये उनके मुफाद में। जैसे चुनाई साहब कह रहे थे, अगर हुकूमत जो है उन पर एक्शन लेने पे आ जाती तो इनको दिन में तारे नजर आ जाते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी, प्रेसिडेंट्स को भी और इनके एग्जीक्यूटिव्स को भी। इनको तो शुक्र करना चाहिए कि हुकूमत ने लीनियंट व्यू लिया है और हम बेहतर इसी में है कि ये जो जबान बयानबाजी कर रहे हैं उसके बजाय अपने हालात ठीक करें, अपनी बुक्स ठीक करें। अभी भी जो IMF ने इशारा किया है, एक बैंक आज भी अपनी ऐसी है जिसको चाहिए हुकूमत को बंद कर दे, उसके पास कैपिटल ही नहीं है, वो 2-3 साल से बैलेंस शीट ही नहीं ला रही। तो ये तो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, उस बैंक को बंद करके खत्म करें। बाकी बैंक आपकी कैपिटलाइजेशन है तो वो धब्बा भी हमारे ऊपर से उतर जाएगा। तो वो सख्त फैसले नहीं कर रहे। मगर जो इस चीज़ की एक और बात मैं इशारा कर दूं, देखिए बहबूद किसे कहते हैं? बहबूद सर्टिफिकेट का मतलब है बेवाए, यतीम, रिटायर्ड लोग, उनको आप 16.5% मुनाफा दे रहे हैं। आप ये कहते हैं कि जो है महंगाई 26.5% है, 10% मनफी मुनाफा दे के आईने पाकिस्तान के तहत आप इस्तेहसाल कर रहे हैं। तो उन करोड़ लोगों को बहबूद के नाम पे आप लूट रहे हैं और जो ताकतवर तबके वो दौलत कमा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। तो आखिर ये अवाम का भी कभी कोई जिक्र आएगा कि बहबूद के नाम पे भी आप 16.5 मुनाफा कैसे दे सकते हैं? बैंक में आप मैं पैसा रखूं तो मुझे 20.5% और बहबूद पर जो है वो 16.5। जुल्म है, ये इस्तेहसाल है। 9 करोड़ लोगों से ये वो ले रहे हैं मोबाइल पे टैक्स, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन जिनकी आमदनी नहीं है उनसे भी आप एडवांस टैक्स ले रहे हैं। तो ये जुल्म बंद करें। ये IMF का जो है हमें तैयारी कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। ये हमें 2024 में बड़ी रकम का कर्जा IMF देगा। इस वक्त तैयारी सिर्फ ये है कि वो उस वक्त तक हमारी मईशत चलती रहे ताकि 2024 में जब वो बड़ी रकम का कर्जा होगा उसकी शराइत आएंगी। यानी जो भी नई मुंतखब हुकूमत आएगी वो फिर समय पहले IMF प्रोग्राम में जाएगी। अब सुन ये रहे कि अगस्त तक, शायद अगस्त 2024 तक ये प्रोग्राम फाइनलाइज हो। नहीं, मैं तो आपसे ये अर्ज कर रहा था कि आज तक कभी किसी हुकूमत ने इस्लाहात की है स्ट्रक्चरल? शहबाज शरीफ साहब जाते जाते ये कहे अगली हुकूमत स्ट्रक्चरल इस्लाहात करेगी। अरे भाई, आपने तो कभी नहीं की, PPF पार्टी ने भी की, इमरान ने। तो अगली हुकूमत जो नफरत की बुनियाद पर इलेक्शन जीतेगी, जो इल्ज़ाम तराशी की बुनियाद पर बीनेगी, जो पार्लियामेंट के मेंबरान आएंगे, क्या वो उसको इजाज़त दे देंगे कि आप ये इस्लाहात कर लें जो कि पाकिस्तान में कभी हुई नहीं? मईशत को कभी दस्तावेजी नहीं बनाया, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स आपने नहीं बनाया, हर हुकूमत एमनेस्टी लाती है। क्या हमें पता है कि तालीम की और सेहत की मद में हम कई हजार अरब रुपया सालाना खर्च कम कर रहे हैं, जबकि आइन की शिक 25A ये कहती है कि आप जो है वो 5 साल से 16 साल के हर बच्चे को तालीम दें। क्या हमें पता है कि दुनिया में हमारा दूसरा नंबर है उन तादाद में जो कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, पूरी दुनिया में दूसरा नंबर। रब्बिल इज़्ज़त ने इल्म हमें सिखाया है। और आप कई हजार अरब रुपया तरक्यात तालीम में कम कर रहे हैं, सेहत में कम कर रहे हैं। IMF के कहने से हमने तरक्याती अखराजात में कटौती कर दी। अब 2.5% के ऊपर आपका ग्रोथ रेट जा रहा है। हिंदुस्तान का जो है 7.2 है। तो मेरा कहना यह है कि जरूर रिकॉर्डिंग में आ सकता है। उसको मैं कहूँगा परेशान कुन सरमायाकारी। उसके अलावा मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता। आप मुझे बताइए कि पिछले 15 दिन में कौन सा दिन ऐसा आया जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें नहीं हुई, लेकिन हुकूमत आवाम के साथ इक़्तिसादी दहशतगर्दी कर रही है। और आर्मी चीफ बहरहाल इंसान है, अगर कई घंटे वो स्टॉक एक्सचेंज में बैठ के मीटिंग्स करेंगे, फिर वहां जाके करेंगे इदारों से, वो जो दहशतगर्दी रोज हो रही है, हमारी फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस शहीद हो रही है, तो इन तमाम चीजों को संजीदगी से देना होगा। रिकॉर्ड है कि इसे परेशान कुन सरमायाकारी। आपको पता है कि IMF ने क्या लिखा है इस काउंसिल के लिए कि वो इस किस्म की एग्जेम्पशंस ना दें। उन्होंने भी इस पे एतराज कर दिया है जो कुछ हम करने जा रहे हैं। जो IMF ने लिखा है सर, IMF ने लिखा है कि कंटिन्यूइंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स टू इंप्रूव द बिजनेस एनवायरनमेंट। और फिर SIFC के बारे में उन्होंने लिखा है कि जो एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया गवर्नमेंट ने, उसको अप्रिशिएट करते हैं द ऑपरेशंस ऑफ SIFC टू फर्दर स्ट्रेंथन गवर्नेंस।
तो ये बेसिकली जो SIFC को उन्होंने इस तरह बताया कि इंटरवेंशन के लिए और गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए ये बनाया गया इनिशिएटिव जो है, इट इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन। आगे टैक्स एग्जम्पशन की बात की, आप देखिए उनको जो एग्जम्पशन दे रहे हैं उस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। आप देखिए उसको आगे चल के नहीं आगे जी जो इसके लिए नहीं है, उन्होंने लिखा है हाई गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड्स विल अप्लाई टू द मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स अंडर द ओनरशिप ऑफ द न्यूली क्रिएटेड सॉवरेन वेल्थ फंड एंड द ऑपरेशंस ऑफ द SIFC टू फर्दर स्ट्रेंथन गवर्नेंस। द अथॉरिटीज विल इंश्योर पब्लिक एक्सेस टू एसेट डिक्लेरेशंस फ्रॉम कैबिनेट मेंबर्स एंड अ टास्क फोर्स विल पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स विल कंप्लीट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द एंटी करप्शन फ्रेमवर्क। कुछ एतराज थे लेकिन शायद उन्होंने रिमूव किए फिर एतराजात, और अब इसमें तो नहीं नजर आता है शायद साहब इस वक्त मेरे सामने नहीं है, ट्रांसपेरेंसी पे भी है और उन्होंने एग्जम्पशन दे रहे हैं, उसके ऊपर परेशानी का इजहार किया है। आप प्रोग्राम के बाद चेक कर लीजिएगा। हाई गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड का जिक्र जरूर किया उन्होंने, आप सही कह रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, इस ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और डॉलर के ऊपर ऐड क्या पड़ेगा, एक्सचेंज कंपनीज किस तरह देख रही हैं विंडफॉल गेन्स पे जो बैंक के प्रॉफिट्स लगे, टैक्स लगे हैं। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात। बैंक्स के विंडफॉल गेन्स पे टैक्स लगा है, साथ साथ IMF प्रोग्राम के हवाले से खुशखबरी है। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम यानी जो $700 मिलियन की एक इंस्टॉलमेंट है उस हवाले से थ्रू कर चुका है, स्मूथली पास थ्रू कर चुका है। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड से उसकी मंजूरी दरकार है, उसके बाद पाकिस्तान को ये पैसे मिल जाएंगे। और साथ साथ SIFC के हवाले से भी कुछ खुशाइंद खबरें, बैरक गोल्ड के हवाले से, सऊदी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, पाकिस्तान के 25% शेयर्स के हवाले से, उनकी वैल्यूएशन के हवाले से है कि वहाँ से भी इनफ्लोज आने की तवक्को है। और हमारे साथ जफर पराचा साहब भी एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल मौजूद है प्रोग्राम में। जफर साहब, बैंक्स पे टैक्स लगा है 40 अरब रुपए, आर यू सेटिस्फाइड? ये मैनिपुलेशन रुक जाएगी अब, या ये काफी है या नहीं काफी है? इज दिस इनफ? पराचा साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम। देखिए जनाब, ये जो 40% टैक्स लगा है फॉरेन एक्सचेंज इनकम के ऊपर बैंकों की, ये मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। गो के ये लेट हुआ, इसको पहले होना चाहिए था, बहुत पहले, क्योंकि जो आवाम की जो जेब कटनी थी और जो पैसे उनके निकलने थे वो तो निकल गए। लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए, जो भी फैसला है अच्छा हो गया ये। और इसकी वजह से जो मैं ये कहूँगा कि बैंक्स ने माशी दहशतगर्दी मचाई, वो आइंदा के लिए इसके मामले में कुछ बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि जो इन्होंने डॉलर का जो लेन देन के ऊपर 20 रुपए 25 रुपए का फर्क रखा और उसको ऊपर नीचे किया, सीसा बनाया स्टॉक एक्सचेंज की के एक छोटी सी कंपनी की तरह हमारे रुपए के साथ किया, खास तौर पे उस वक्त में जब हमारी सर ये इस फैसले के बाद ये जो लगा है टैक्स, इसके बाद आपको लगता है कि आगे के लिए रास्ते बंद हो गए, अब दोबारा ये मैनिपुलेशन नहीं होगी बैंक की तरफ से, या ये रास्ते अभी भी खुले हुए हैं? जफर साहब देखिए जनाब, रास्ते तो खुले हुए हैं, लेकिन जो ये फैसला हुआ है ये बहुत खुश आइंद है। और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा के लिए बैंक्स जो है बहुत ज्यादा मोहतात रहेंगे, क्योंकि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनकी टीम ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हैं, और मैंने आपके प्रोग्राम में कई दफा इस चीज को हाईलाइट किया है जी। तो ये अब लगता है कि ऐसा नहीं होगा आगे। और ना सिर्फ बैंक्स के अंदर, बाकी दीगर जगहों पे भी अगर आप देखें, अफगान ट्रेड ट्रांजिट है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी की लहर आई है, जो हमने उसको रोका है। क्योंकि उसको रोकने के अंदर सिर्फ अफगान शहरी या अफगान हुकूमत नहीं, हमारे अपने लोकल लोग भी शामिल हैं, और मुख्तलिफ वो शक्लों में है, कहीं वो सियासी पार्टी में है, कहीं मजहबी पार्टी में है, कहीं वो लोकल उनका इन्फ्लुएंस है। तो आप देखिए कि उन्होंने दोबारा से अफगान हुकूमत इससे पहले कि आगे के प्रोजेक्शंस करेंसी के, अहमद जुनैद साहब आप क्या समझते हैं कि हम देख रहे थे कि 250-240 की बातें हो रही थी, पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, लेकिन फिर ये रुक गया सिलसिला, दोबारा रुपया अपनी कदर खोने लगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अब चल रहा है, लेकिन 287 286, तो ये यहाँ से मोमेंटम क्या नजर आता है आपको? देखिए, मेरी ज़ाती राय यह है कि ये मोमेंटम जो है वो अच्छा बना हुआ था। ठीक है, कहीं करेक्शंस आती हैं, करेक्शंस के बाद फिर दोबारा इसका सफ़र शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मफाद में ये था,
वो ये चाहते थे कि किसी तरह जो है वो डॉलर दोबारा ऊपर जाए, और उन्होंने अपनी भरपूर कोशिशें कर ली। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बात यहाँ पर आपके नेशनल मीडिया पे कि हमें इल्म है कि लोगों को कितनी तकलीफ़ हो रही थी कि जब ये सारी सट्टेबाजी ख़त्म हो रही थी, स्मगलिंग जो है वो बंद हो रही थी, डॉलर की जो मैनिपुलेशन है उसको जो है वो रोक रहे थे, और फिर से ये अफवाहें फैलाने लग गए कि जी अब डॉलर जो है वो दोबारा 300 पे चला जाएगा, 350 पे चला जाएगा, दिसंबर एंड तक जो आप देखेंगे 350, इस तरह की बातें जो है वो सब करने लग गए थे। मैं समझता हूँ कि अच्छा, फिर इसमें ये भी था कि जी IMF का जो है वो एग्रीमेंट आपका नहीं होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड बाय एग्रीमेंट की जो है वो बात हो गई है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की, और अफवाहें दम तोड़ गई हैं, सारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं। और मैं ये समझता हूँ फिर ये 250 की तरफ दोबारा, जी बिल्कुल, इसका अपना सफ़र जारी रहेगा। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर ये डॉलर ज़रूर आएगा। लोगों के तो मफाद में है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो बड़े बड़े डीलर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं या बड़े बड़े होर्डिंग करने वाले हैं, उन सब की मंशा यही थी कि जी डॉलर जो है वो ऊपर जाए और विंडफॉल प्रॉफिट जो है वो उनको आना शुरू हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्ट्रिक्टर मेजर्स आ गए काफ़ी। IMF का ये जुमला कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस नहीं कर सकते, आप टू रिफ्रेन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस टू इंटरवीन इन द करेंसी मार्केट, इसका मतलब बिल्कुल नहीं कर सकते और करने नहीं चाहिए, और हमने किए भी नहीं है। मैं इसलिए इस बात को समझता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की बात हो रही है वो ये बात नहीं हो रही कि आप डॉलर का ज़बरदस्ती जो है वो नीचे लेके जाएंगे, वो ये बात हो रही है कि मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करेंगी। तो जब मार्केट फोर्सेस में डॉलर की तलब नहीं होगी तो कहाँ से डॉलर फिर ऊपर जाएगा? उसमें कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स आती हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स नहीं आती। तो ये ज़ाहिर एक मफरूज़ा बनाया हुआ था कि जी गवर्नमेंट ने एक माहौल ऐसा बन रहा था कि जैसे 250 का टारगेट एक दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कि हमें लेकर जाना है। IMF क्या ये तो नहीं कह रहा कि आप कोई टारगेट नहीं सेट कर सकते? नाउ यू हैव टू लीव इट ऑन द मार्केट। को इससे गर्ज नहीं है कि ये 180 रुपए का डॉलर हो जाए या 240 रुपए का डॉलर हो जाए। नेचुरल फोर्सेस आनी चाहिए मार्केट की। मैं समझता हूँ कि आगे जाके ये मार्केट की नेचुरल फोर्सेस आएंगी। आप 2-3 दिन में इसका जो IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है उसके इफेक्ट भी देखना शुरू हो जाएंगे, और बाकी आगे जब हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, हम SIFC की बात कर रहे हैं, तो ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं कि पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे, और जो हमें एक शॉर्टेज, एक वो सिलसिला नज़र आ रहा था वो अब इंशाल्लाह नज़र नहीं आएगा और इकनॉमी अपने बूम पे चलेगी आगे। दूसरी बात ये भी देख लें कि आगे इलेक्शन का सीज़न है। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये डॉलर मार्केट में आएगा। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखी होगी वो अपने आप को लिक्विडेट करने की बात करेंगे इलेक्शंस की वजह से। जी जाहिर है, बहुत सारे मेजर प्लेयर्स होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, चाहे वो डॉलर की शक्ल में हो चाहे दूसरी शक्ल में हो। तो चीज़ें जो है वो बेचेंगे तो इनका कैश फ्लो आएगा ना, तो ये बेचकर कैश फ्लो लेंगे। यानी पॉलिटिशियंस जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, वो आप कहते हैं कि उनकी होल्डिंग्स वो देखिए किसी की भी होल्डिंग हो सकती है, मैं इसमें किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन एक हम इस बात को तो समझ सकते हैं कि हाँ, इलेक्शन में जहाँ 4 से 5 करोड़ रुपए अगर एक सीट पर खर्च है तो वो 4 से 5 करोड़ रुपए लोगों ने कैश नहीं रखे होंगे, लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए होंगे कहीं ना कहीं, चाहे प्लॉट की शक्ल में हो, चाहे बैंकों के पास हो, चाहे डॉलर की सूरत में हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में डॉलर की शक्ल में लोगों के पास बेतहाशा इन्वेस्टमेंट मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे बाहर हो। हम जितना भी उसको ना, और अभी भी मौजूद है इस ऑपरेशन वगैरह सबके बावजूद। जी बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने होल्ड किया। हमने घरों में जाके किसी के रेट तो नहीं किया, क्या किसी के बैंक के लॉकर्स पे तो रेट नहीं हुआ। ये तो एक नेचुरल मेजर्स लिए गए थे जिनकी बुनियाद पर डॉलर की जो डिमांड है उसमें कमी वाकई हुई, रसद जो है वो ज़्यादा हो गई और डॉलर जो है वो गिरना शुरू हो गया। तो कल सुबह जब सप्लाई मार्केट में ज़्यादा आ जाएगी, ये सारी चीज़ें इनकैश होंगी, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये सूरत हाल जो है वो बेहतर। अच्छा, आपको ये सारे फैक्टर्स लगते हैं जिस बुनियाद आप कहते हैं कि दोबारा बेहतरी की तरफ मामला जो है वो चले जाएंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं तो बड़ा पुरुमीद हूं इस मामले में। अच्छा आज क्योंकि इलेक्शंस की बात हो ही रही है, तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ चुके हैं। आज उन्होंने चेंबर का दौरा किया था लाहौर में, तो उन्होंने क्या कहा था अगर हम सुनवा सकते हैं, मैं बस रेडी है शॉर्ट, तो हम लेट्स हियर दिस कि उन्होंने गुर्बत की बात की, उन्होंने एक आम आदमी की तकालीफ का जिक्र किया। क्या कहा नवाज शरीफ साहब ने? लेट्स हियर दिस। वो सारा वक्त कौम की खिदमत में जो कि मैं मामूर कर सकता था, मैं उससे महरूम कर दिया गया। वो कौम के काम आते तो उससे अल्लाह के फजलो करम से मुल्क का बहुत कुछ भला होता। वो जमाना न जाने कहां चला गया, किधर चले गए वो दिन। आज लोग तरसते हैं उन दिनों को और याद करते हैं कि किस तरह से हम अपने महाना अखराजात को भी पूरा करते थे और बचत भी करते थे। आजकल
ऐसे जमाने में जहां सोना भी महंगा है, रोजमर्रा की अशिया भी महंगी हैं, जहां खाने पीने के अखराजात भी बहुत महंगे हैं, बहुत ज्यादा हैं, बच्चों की शादी का तसव्वुर करना भी आजकल लोगों को बड़ा मुहाल लगता है। एक गरीब आदमी जो है अपनी बेटी के किस तरह से हाथ पीले करेगा, किस तरह से अपने बच्चों की शादी करेगा। हर चीज का रेट जो है वो दुगना तिगना 4 गुना हो गया। जफर फराज साहब, ये नवाज शरीफ साहब ने कहा, लेकिन ये डॉलर के हवाले से आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? अहमद चुनावी साहब ने तो बहुत से फैक्टर्स गिनवाए हैं और लॉजिकल भी लग रहे हैं कि इलेक्शंस भी हैं, लिक्विडेट करेंगे लोग पोजीशंस, अच्छी खबरें भी हैं। तो आर यू स्टिल ऑन द प्रेडिक्शन ऑफ 250? आप उस पर कायम हैं? जी मेरे से बात कर रहे हैं? जी जफर साहब। जी मैं इस बात पे कायम हूं कि 260 और 70 के ऊपर पहला जो हमारा अंदाजा है कि डॉलर यहां तक आएगा। सही। और इसके बाद जब हम ये अपना नीचे भी आएंगे। मैं अहमद भाई की बात से बिल्कुल कि तमाम साइंस बहुत अच्छे हैं, स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड हाई है, कंपनीज के आप रिजल्ट्स देख लें बहुत शानदार हैं, इनफ्लोज आप देख लें हमारे रेमिटेंस के बहुत अच्छे हैं जी। और एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कंट्रोल में है। फिर आपका जो रेवेन्यू जो है टारगेट एफबीआर के वो भी हम अचीव कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में लोगों में जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था वो कमी हो रही है। फिर जो सियासी सूरत हाल है वो भी बेहतर है। और जो ये इलेक्शन की बात की अहमद चुनावी साहब ने, ये बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है, इसके अंदर बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है, लोग एक्टिवेट होते हैं, हर जगह खर्च होता है। तो ये भी आपकी इकोनॉमी को एक रीजन होगा जिसकी वजह से आपको लगता है कि बूस्ट मिलेगा। कैसर शेख साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद, नून लीग के रहनुमा भी है, लेकिन उस स्टैंडिंग कमेटी को हेड कर रहे थे जिसने बैंक्स के विंडफॉल गेन्स को पकड़ा था, सारा मामला सामने आया था। अब ये विंडफॉल गेन्स पर टैक्स लगा है। शेख साहब, आपके तासुरात पहले मैं जानना चाहूंगा, इज दिस इनफ? ये काफी है या अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि फॉरेंसिक होना चाहिए था, कुछ और लीगल प्यूनिटिव एक्शन इंडिविजुअल बैंक्स पे होने चाहिए थे? शेख साहब आप बताएंगे प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में तो यही कहते रहे कि एक्शन इनका पेनल्टी वगैरह और वो बांग्लादेश की मिसाल है तो वो करें, लेकिन क्योंकि अब तो वक्त भी आगे बढ़ गया और यही महसूस किया गया कि शायद बैंकिंग सेक्टर पे कॉन्फिडेंस या हमारे मुल्क के हालात के मुताबिक यही किया जाए कि टैक्स वसूल किया जाए, जो कि जिसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ अप्रोप्रिएट है। ठीक है, बैंकों ने बहुत गलत तरीके से कमाया है, हम उनको बहुत तनकीद हमने की है। उन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रेट में काफ़ी गैप किया एक्सचेंज में। उसके अलावा मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ दिनों पे एक बैंक कोई एक चार्ज कर रहा था, दूसरा बैंक कुछ चार्ज कर रहा था। जो कमाई हुई है इनकी फॉरेक्स इनकम में 2021 में 56 अरब रुपए, 2022 में 108 अरब रुपए, और मेरा ख्याल है कि ये तो बुक्स में है जो उन्होंने शो की है। इसके अलावा जो मैनिपुलेशन स्पेकुलेशन सीनियर लेवल के ऊपर कुछ चंद अफराद ने की होगी, वो तो उसके अलावा होगी, एंड दैट विल बी मच ह्यूज अमाउंट आपके नजदीक कैसे साहब, क्योंकि उस तक पहुंचना जरूरी नहीं था क्या? जी बिल्कुल हुई है, ये अनऑफिशियल भी हुई है। देखिए, जब ये आप किसी को लीवरेज दे देते हैं ना, रेट उसके हाथ में है, एलसी किसी ने उनके है, किसी को खोलनी है, किसी की नहीं खोलनी है, तो ये बहुत बड़ी मैनिपुलेशन होती है उसमें, और हुई है। हम वहाँ तनकीद भी करते रहे हैं स्टेट बैंक के गवर्नर साहब को, और बाकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी उनको भी कहते रहे हैं कि ये तो तरीका नहीं है, इससे तमाम बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस भी शैटर्ड हुआ है, बाहर के लोगों को जो कॉन्फिडेंस होता है। तो अब लेकिन बात यह है कि स्टेट बैंक ने उनको हमने कहा था कि एक्शन लें, उन्होंने एक्शन तो लिया नहीं, लेना चाहिए था आइंदा भी, क्योंकि अगर ये एक्शन नहीं लेंगे तो ये तो बात मुनासिब नहीं है हमारी इकानमी के लिए। अब आज जो 40% लगाया, मैं समझता है अप्रोप्रिएट है, उनके प्रॉफिट्स को जो हमें टैक्स मिल सकता है लेकिन ये स्टेट बैंक ने तो नहीं लगाया, ये तो वफाकी काबीना ने मंजूर किया है। तो एज अ रेगुलेटरी बॉडी स्टेट बैंक का डिटरेंस आई या नहीं आई? और दूसरी बात, क्या ये आगे के लिए सेफगार्ड हुआ है कि आइंदा मैनिपुलेशन नहीं होगी?
नहीं, ये देखिए ना, मैनिपुलेशन के लिए और सख्त इकदाम करने पर अभी भी हो रही है, इस वक्त भी तो हो रही है, ये कोई ख़त्म नहीं हो गई। अभी भी हर बैंक का कोई ना कोई फार्मूला सेट करना पड़ेगा ना। अब जब स्टेट बैंक ने ये रख दिया किसी बैंक को कि जितने डॉलर आपके पास एक्सपोर्ट से आएंगे वही आप इंपोर्ट में दे सकते हो, एलसी भी उन्हीं के हाथ में रख दी है, तो ये नहीं कामयाब हो सकता, ये सिलसिला ठीक नहीं है ना। ये मुख्तलिफ बैंकों की पोजीशन मुख्तलिफ है, तो ये तो एक तय करना पड़ेगा ना। स्टेट बैंक का काम है कि वो इनको रेगुलेट करे और सख्ती से रेगुलेट करे और एक तरीकाकार बनाए जिससे तजावज़ ना किया जा सके। अगर उनको ऑप्शन दिया जाएगा तो वो कभी भी ठीक नहीं होगा। तो ये बिल्कुल स्टेट बैंक को और ज़्यादा इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन करने पड़ेंगे, सख्त एक्शन करने पड़ेंगे। आप कह रहे हैं मैनिपुलेशन अभी भी हो रही है पेशे साहब, आप कह रहे हैं अभी भी इस वक्त बिल्कुल हो रही है, जब तक हम इसको तो इस वक्त भी किसी की एलसी खुलती है, किसी की नहीं खुलती। अच्छा। अब ये और कौन से आइटम की खुलती है, कौन सी नहीं खुलती, और अंडर द टेबल भी पेमेंटें होती हैं, जो लोगों के राब्ते होते हैं उनका काम हो जाता है। तो ये जब होगा ना, ये तो कोई चल नहीं सकता। अच्छा, कैसे एक चीज आप बहुत वोकल है अपनी पार्टी के अंदर, आपने एक बात बार बार की है कि इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री की रोल्स में आना चाहिए। नाउ नवाज शरीफ साहब इज बैक और एक नए वाइब के साथ आए हैं। बहुत सी उम्मीदें, लोग कह रहे हैं जी कि शायद मुतवक्का हुकूमत आपकी जमात का बड़ा अहम किरदार हो। कोई सबक सीखा है अभी या नहीं? क्योंकि मिफ्ता साहब रहे फाइनेंस मिनिस्टर, सादार साहब या जो भी रहे, तो इलेक्टेड मेंबर्स को इतना ज्यादा नहीं इस वक्त वेटेज दिया गया। नाउ व्हाट, समथिंग न्यू या ये वही रिपीट है पूरा दोबारा? नहीं, ये हम तवक्को कर रहे हैं कि कोई चीज़ तब्दीली होगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब को अब जो ये तजर्बा है, उन्होंने पिछले भी जो एक्सपीरियंस लिए हैं उसका भी हम देख रहे हैं कि उनकी जो बातचीत है उसमें काफ़ी, वो कहते हैं हम सबको साथ लेके चलेंगे। और इकानमी के ऊपर उनका ख़ास तौर पे जोर है। और उन्होंने जो अपनी पहली तकरीर की है उसमें भी ये कहा है कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे और हम रीजन में भी, पड़ोसियों से भी तल्लुकात, अपने मुल्कों, पड़ोसी मुल्कों से भी अच्छे तल्लुकात बनाएंगे। और तमाम पार्टियों को जिनका कोई जो देखें ना, कोई कन्विक्टेड नहीं है जो लोग, उनसे हमें कोई बैठ के बात करने में कोई मुश्किल नहीं है। और ये भी मैं समझता हूँ कि इकानमी के ऊपर बहुत बड़ा जोर है। और मैं तवक्को करता हूँ, मैं तो इसी सोच से पॉलिटिक्स में मैंने हिस्सा लिया है और 31 साल हो गए। पहले हम तमाम चैम्बरों के, मेरी फैमिली के में से तमाम चैम्बरों के हम प्रेसिडेंट बने, तो हमने ये सोचते थे कि मुल्क की इकानमी को किस तरह बेहतर किया जाए अपने तजर्बे से और लोगों को साथ लेके, बाकी सब लोगों के तजर्बे को, क्योंकि हमारा उनसे इंटरेक्शन है। तो मैं तो हम उम्मीद करते हैं कि चीजें बेहतर हो। बहुत अच्छा है। बहुत इख्तिताम पर पहुंच, शुक्रिया अदा करूंगा आपका, जफर फराज साहब का, अहमद शनॉय साहब का, कि आप लोगों ने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। अहम तरीन मौजूद पर बात करी। फीडबैक दीजिएगा जरूर, देखते रहिएगा अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।